हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? जैसा कि आपको पहले भी पता है, मैंने सिलेबस पूरा कवर कर दिया है ना। मैंने सिलेबस की बेसिक बातें आपको बता दी थी और बाकी जो था, जितना ज़रूरी था, मैंने आपको सब कुछ लिखित तौर पे प्रोवाइड करा दिया है ना। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना महत्तम रूप से किया है। अब आज का सवाल ये है कि हमको ये तो पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, पर सवाल ये है कि वो कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़ें। तो आज की क्लास मुख्यतः इन दो बातों में फोकस होगी, है ना। क्लास की शुरुआत के पहले मैं ये बता दूंगा कि हम जो आज बात कर रहे हैं ना, वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। या ये कहिए कि जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं या नहीं पता कैसे करनी है, उनके लिए भी है ना। तो मैंने मुख्यतः उन बच्चों पर फोकस रखी है जो शुरुआत कर रहे हैं। आज की हम जो क्लास पे चर्चा करेंगे उसमें लगभग ये मान के चलिए कि 70% हम तैयारी को कवर कर लेंगे, है ना। कुछ चीज़ें जो कठिन है उनको हमने बाद के लिए छोड़ के रखा है ना। जब आपके पास ये बेसिक समझ आ जाएगी तब उस चीज़ों को आप बेहतर रूप से समझ पाओगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ें आपको पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पता होगी, तब उसके बाद क्लियर होगी। इसलिए अभी हमने उन पर चर्चा नहीं की। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है ना। फिर दूसरी बात पढ़ेंगे कि हम कैसे बुक्स पढ़ें, तैयारी की कैसे शुरुआत करें। तीसरा हम लोग देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं या ना बनाएं। चौथा हम लोग देखेंगे कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें, है ना। फिर कैसे हम गूगल को यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोचिंग का क्या रिलेवेंसी है आज की तैयारी में, अर्थात कोचिंग महत्वपूर्ण है कि नहीं, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बुक्स की बात कर लें, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया है कि जैसे हिस्ट्री की बुक्स है, तो हिस्ट्री की बुक्स में जो एनसीईआरटी पढ़नी है हमको, हमने उनका नाम लिख दिया है। और साथ में एनसीईआरटी के बाद एक या दो बुक जो स्टैंडर्ड बुक है, जिनको पढ़ना मस्ट है, आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पढ़ना ही होगा, है ना। तो उनकी भी हमने चर्चा की है। तो जैसे देखिए ये हिस्ट्री की बुक्स हैं। फिर उसके बाद हमने क्या, ये ओल्ड एनसीईआरटी है दो, है ना। ये जो नई एनसीईआरटी उनकी है और ये ओल्ड एनसीईआरटी दो बुक हैं। फिर हमने कहा कि स्पेक्ट्रम पढ़ना जरूरी है। स्पेक्ट्रम पढ़ने से क्या होगा कि आपके पास एक पूरी कहानी बन चुकी होगी अब, जो उसमें जरूरी तथ्य हैं उनके साथ, है ना। फिर एक हमने इसमें बुक लिखी है प्लासी टू पार्टीशन, ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। ये शेखर जी की किताब है और वर्तमान में यूपीएससी मेंस में जो थोड़ी सवाल आ रहे हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, या कहिए कि एक गहरी समझ की डिमांड करते हैं, तो उसके लिए ये बुक जरूरी है। तो आपको ये बुक्स पढ़नी है हिस्ट्री के संदर्भ में। इन सारे बुक्स के नाम अभी मत लिखो आप, है ना। ये सब आपको लिंक में मिल जाएंगे, या जो हमने ग्रुप बना रखा है, ठीक है। इस ग्रुप के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, इस ग्रुप में भी सब लिखा हुआ आएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, या इस नंबर से आप मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। बाकी नीचे तो लिंक दिया ही होगा। तो चलिए फिर चलते हैं। तो हमने हिस्ट्री की बुक बताई आपको, ये एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और प्लासी टू पार्टीशन, ठीक। फिर देखिए सोसाइटी के लिए, है ना, जैसे आपको पता ही पेपर फर्स्ट में सोसाइटी एक टॉपिक है, पेपर फर्स्ट में ले लीजिए आप इसे, ठीक है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एथिक्स के पेपर में कई बार इसका रोल होगा, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये सब लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। आपको ये किताबें बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, पर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत सरल लिखी हुई है, आप एक बार रीडिंग लगाइएगा, मजा आ जाएगी। बस याद रखिएगा, हल्के में मत ले लीजिएगा एनसीईआरटी को। आप सोचिए कि बहुत सरल है, चलो पढ़ते चले जाओ। उसकी हर लाइन में बहुत कुछ लिखा होता है, उसकी एक लाइन में गहन अध्ययन करना पड़ेगा आपको। मतलब उसको पढ़िए, फिर उसको सोचिए और अपने जीवन से उधार जोड़ के देखिए, ताकि वो आपको ना फील होने लगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं जो आज बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं अभी, जैसे बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, या थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, कुछ भी, कोई भी चरण में हो, लेकिन हाँ तैयारी की शुरुआत कर रहे हो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अभी उनके पास बहुत समय है, इसलिए अभी क्या करें, भड़बड़ाएं मत, है ना। अभी आपको आराम से तैयारी करनी है, क्योंकि आपका जो कंपटीशन हो रहा है ना, वो भारत के सबसे अच्छे लोगों से हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप को कभी बेवकूफ़ ना बनने दें, है ना। कि आपको लग रहा हो यूपीएससी बहुत सरल है, सरल नहीं है। आपका कंपटीशन उनसे हो रहा है जो पहले बड़े बड़े एग्जाम निकाल चुके हैं, आईआईटी, एम्स, है ना। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि बहुत कठिन है। याद रखिएगा, ना सरल है ना कठिन है, आपको बहुत ध्यान से काम करना है ना।
जैसे कई जगह मैंने देखा उसको बहुत अजीब सा इसका विवरण करते हैं, क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं उनका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, उसके उद्देश्य से वो क्या करते हैं, उसके उद्देश्य से वो यूपीएससी का वर्णन करते हैं, है ना। अब आपको ये लग रहा होगा हमारा भी कोई स्वार्थ होगा, तो भाई स्वार्थ है सिलेक्शन, है ना, क्योंकि हम शॉर्टकट नहीं अपनाते, लॉन्ग टर्म चीज़ें अपनाते हैं। अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारा स्वार्थ है, ठीक है। तो चलिए, ये सोसाइटी के लिए हमने चर्चा कर ली। अब आते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर। देखिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ोगे तो बहुत बोरिंग लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बोझ हो, कोई बहुत फैक्चुअल लगता है ना। लेकिन जब इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के पढ़ोगे तब ये इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि इसको पढ़ने में बहुत मजा आने लगती है। अब आपको इसमें कैसे इंटरेस्ट आएगा, इसके लिए आप ना क्या कर सकते हैं कि कई एपिसोड आते थे टीवी में जो इंडियन कल्चर के बारे में बहुत अच्छी बात करते थे, है ना। जैसे आप एपिक एक चैनल आता है, उसमें कई सारे एपिसोड आते हैं, है ना, तो आप उनको देखिए। फिर ये बात ठीक है, बच्चे जो अभी तैयारी शुरुआत कर रहे हैं जैसे उनको देखिए, या भारत एक खोज करके पड़ा हुआ है, पूरे एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके लिए कुछ बुक्स बताई गई हैं, आप उन बुक्स को देख सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा टीवी हमेशा खराब होती है। अगर एक अच्छा डायरेक्टर कोई मूवी बनाता होगा तो उस मूवी को बनाने के लिए बहुत पढ़ता है, बहुत चीज़ें देखता है, और आपको फिर वो 3 घंटे में पढ़ा देता है, 3 घंटे 2 घंटे या 5 घंटे या कुछ एपिसोड में पूरी चीज़ें बता देता है। तो ये तो आपके लिए बहुत बेहतर है ना। बस आपको ये देखना है कि आप मूवी को जब देख रहे हो तो क्या उसको अपने सिलेबस से जोड़ पा रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूँ, मांझी ना माउंटेन मैन को देखिए आप, यदि आप उस मूवी को देखते हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारतीय गांव में स्वास्थ्य अवसंरचना कितना पुराना है ना। सड़क नहीं है अस्पताल के लिए, ये एक समय की समस्याएं थी, कितनी गरीबी है, छुआछूत की समस्या है। तो ये सब आपको क्या सिलेबस से तो जुड़ता दिख रहा है। और जब आप टीवी को देखोगे, उसको फील करोगे, तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे, ऐसे करोगे, तो आपके उन बातों में वास्तविकता झलकेगी, है ना। तो इसलिए हमेशा मूवी खराब नहीं होती, है ना। आप देख कैसे रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका दृष्टिकोण एक विश्लेषण करने वाले व्यक्ति के तौर पे है तो अच्छा ही होगा। बाकी अगर आप केवल मस्ती के मूड पे देख रहे हैं तो एक अलग बात है। आप कई टीवी सीरियल देख सकते हो, जैसे एक आता है संविधान, है ना, भारत एक खोज, प्रधानमंत्री, तो ये सब बहुत अच्छे एपिसोड हैं, इनको आप पूरा देखिएगा, आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर मैंने ज्योग्राफी के लिए इस पर चर्चा की है। ज्योग्राफी में ये एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, ठीक है। इससे प्री और मेंस दोनों में लगभग कंप्लीट हो जाता है। पर आप एक बुक और देख सकते हैं, पेरियार की है, ठीक है, पेरियार प्रकाशन की, अरविंद कुमार जी की है, इंडियन ज्योग्राफी की। इन्होंने बहुत अच्छे से उसमें हैंड मैपिंग की है, वो बहुत अच्छी लगती है और पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है। फिर आपके पास एक एटलस जरूर होना चाहिए। ज्योग्राफी को बिना एटलस के आप पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, है ना। तो हम लोग ज्योग्राफी को एटलस के थ्रू ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक PMFIAS, ये ऑनलाइन एक साइट है। देखिए, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट ना आए ना, तो आप यहाँ ज्योग्राफी के कोई कॉन्सेप्ट ना आए, जो कठिन कॉन्सेप्ट हो, उसके संदर्भ में इसको देख सकते हो और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक। फिर मैंने पॉलिटी की बात की। देखिए, पॉलिटी में ये एनसीईआरटी हो गई। फिर इंडियन पॉलिटी, है ना, बाय लक्ष्मीकांत, ये बुक कंप्लीट है प्रीलिम्स के हिसाब से। और मैंने भी एक क्रक्स बनाया हुआ लक्ष्मीकांत और जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक हैं उनका, और स्पेशली यूपीएससी के पर्पज से, है ना। कई बार जो नए बच्चे होते हैं पढ़ते तो हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कहाँ से क्वेश्चन आ रहा हो, और उसको हल्के में पढ़ लेते हैं, फिर बाद में वही क्वेश्चन गलत कराते हैं, है ना। तो हम लोगों ने कोशिश की है एक ऐसा वीडियो बनाने की जिसमें पॉलिटी के संभावित सभी क्वेश्चनों को कवर किया जा सके, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सभी ही आ जाएंगे, पर अगर कोई सामान्य क्वेश्चन होगा तो जरूर उससे आएगा। यदि कोई बहुत ही कठिन होगा तो फिर कोई नहीं सही कर पाएगा, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी हमें, ठीक। इकोनॉमी के लिए ये एनसीईआरटी है, ठीक है। कक्षा 12 की एनसीईआरटी थोड़ी कठिन हो सकती है, तो उनको धैर्य के साथ पढ़िएगा, ठीक। कुछ एनसीईआरटी की भाषा कठिन है, जैसे कक्षा 11 की है जो ज्योग्राफी की, वो थोड़ी कठिन है, तो उसको बड़ा शालीनता के साथ पढ़िए। कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो गूगल आपके पास है, ठीक। आप सर्च कर सकते हो गूगल में तो कई सारे मिल जाएंगे आपको, फिर जो अच्छा लगे आप उससे नोट्स बना लीजिए। फिर इंडियन इकोनॉमी की एक संजीव वर्मा की किताब है, ये मेंस के पर्पज से है, ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। देखिए, रमेश सिंह की किताब है अच्छी,
पर इसमें इतना ज़्यादा लिखा हुआ है ना कि कभी कभार तो मन लगता है कि ये सब काम ही का नहीं। जैसे इसमें कीवर्ड बहुत लिखे हुए हैं, तो आप सेलेक्टिव पढ़ सकते हो इससे, है ना। यूपीएससी का आपको सिलेबस बता ही दिया है, तो उस सिलेबस के हिसाब से इसको आप सिलेक्टिव रूप से पढ़ सकते हो। इकोनॉमी में एक अलग से लेक्चर सीरीज होगी, तो आप उसमें और अच्छे से मदद पा सकोगे, ठीक है। साइंस के लिए ये सब किताबें हैं, लेकिन साइंस के साथ एक वर्ड होता है टेक्नोलॉजी, है ना। तो देखिए मेंस में क्वेश्चन जो आता है ना, वो मूलतः टेक्नोलॉजी पे होता है, पर चूंकि साइंस उसके लिए जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जब आप साइंस नहीं समझोगे तो टेक्नोलॉजी नहीं जानोगे। अब रही बात टेक्नोलॉजी की कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए कई मैगजीन आती हैं, जैसे है ना, तो उन आपको मैगजीन को कवर करना होगा। या आपसे मैं ये कहूँ कि आप लगातार करंट अफेयर अगर पढ़ते रहोगे अच्छे से, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिएगा, यूपीएससी का करंट अफेयर फैक्चुअल नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल होता है। आप ये समझो कि ये किताब किसने लिखी, इस दिन कौन सा प्रोग्राम हुआ, ये जगह किस लिए फेमस है, ये ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं होता उसका, है ना। उसके करंट अफेयर के लिए भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसकी अलग डिमांड है। हाँ, अगर आपको अपने आप से झूठ बोलना हो तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपको ये बुक देखनी है बायोलॉजी वाली, इसके केवल 4 चैप्टर बस अंत के, है ना। जो बायोडाइवर्सिटी संबंधित है ना, इकोलॉजी से संबंधित, वो देखने हैं। बाकी फिर आपको शंकर आईएएस की नोट्स को पढ़ना है, ठीक। अगर ये इंग्लिश में होगा तो आपको एक समस्या होगी कि मैं इंग्लिश में कैसे पढ़ूंगा। तो देखिए, एक बहुत बड़ी सच्चाई है, स्वीकार कर लीजिए कि पेपर आप किसी भी मीडियम में लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट अच्छा इंग्लिश मीडियम में ही है, और आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी। ये बात शुरू में गड़बड़ लग सकती है आपको, मेरी बात खराब लग सकती है ना, लेकिन इंग्लिश आप सीखो, उससे आप भाग नहीं सकते। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन नहीं पाना तो अलग बात है ना। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो अच्छी है, लेकिन इंग्लिश को आने से आपके कई नॉलेज के स्रोत खुल जाएंगे। आप जितना भी गूगल करोगे, इंग्लिश में ही तो मटेरियल है उसमें, और इंग्लिश कोई ऐसी कठिन नहीं है, एक भाषा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लिखना आना चाहिए, पर आपको समझना तो आना ही चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो इसलिए उससे भागो मत। अभी आप तैयारी के शुरुआती चरण में हो, और कोशिश करो अच्छी इंग्लिश आने लगेगी। बस आपको पर डे आधा घंटा देना है, ठीक। आगे चलते हैं। तो चलिए, यहाँ तक था बस, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। अभी बहुत से टॉपिक छूटते नजर आ रहे होंगे, जैसे आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन टॉपिक पे हम बाद में चर्चा करेंगे, ये अभी नहीं। अभी बेसिक चीजें हमें समझनी है। तो चलिए, अब ये देखते हैं कि हमें पढ़ाई कैसी करनी है ना। ऐसा नहीं कि किताब उठाई और पढ़ने लगे। देखिए, 2 तरह के लोग होंगे। जैसे मान लीजिए, मैं पहले एक उदाहरण देता हूँ बॉलर का, है ना। जैसे मान लो एक बॉलर है, इसने बॉलिंग करना सीखी, है ना, कई दिन प्रयास किया, ठीक है, इसने सीखा, और ये गया। अब एक बैट्समैन है मान लो, ठीक है। अब इस बैट्समैन की एक कमी है, वो कमी ये है कि ये बाउंसर गेंद को नहीं खेल पाता, है ना। जो गेंद बाउंस करती है उसमें आउट हो जाता है, ये मान लो इसकी कमी है। अब इसने इसको 60 गेंदें खिला दी, पहले मान लीजिए खिला दी, ठीक, लेकिन बाउंसर नहीं फेंकी। 61वीं गेंद इसको बाउंसर फेंकी और ये आउट हो गया, ठीक। ये हो गया बी। अब मान लो एक है वाई को भी इसके साथ मैच खेलना है, पर वाई ने क्या किया, वाई ने पहले की इसकी कई सारी वीडियो देखी, और वीडियो देख के ये पाया कि ये बंदा बाउंस में आउट हो जाता है। तो हमने क्या किया, वाई ने इसको जब खिलाया, ठीक, तो केवल और केवल बाउंस गेंदें जितनी हो सकती थी उतनी ज्यादा से ज्यादा फेंकी, है ना। तो क्या हुआ, ये आउट हो गया, है ना। 60 गेंदें नहीं, क्या बोल सकते, ये पहली बाउंस में आउट हो जाए और एक ही गेंद में हो जाए। तो इसने क्या किया, इसने पहले चीजों को समझा, है ना। जैसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मिथ एंड ट्रुथ करके, तो उसमें भी मैंने यही चीजें समझाई थी कि हम वो गलती ना करें जो दूसरे करते हैं, अर्थात हम जबरदस्ती ना पढ़ने लगे। हम ये समझे कि एग्जाम की डिमांड क्या है, फिर हम उसके हिसाब से मेहनत करेंगे, तो शायद हम बहुत कुछ या बहुत समय अपना बचा ले जाएं, है ना। जैसे मैंने कई एनसीईआरटी जो आपको अभी लिखी है, उसमें चैप्टर भी बता दिए हैं कि केवल वही चैप्टर पढ़ने हैं बस, बाकी चैप्टर आपके काम के नहीं है। क्योंकि बार बार मैं ये कह रहा हूँ, यूपीएससी में ऐसा नहीं कि सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता होता तो सिलेबस क्यों देते। अगर वो सिलेबस दे रहे हैं तो इसका यही मतलब है लिमिटेड चीजें आती हैं। तो हमें कैसे पढ़ना है, पहले बात चर्चा कर लें। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है।
तो जब हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रीडिंग लगा लेंगे पूरी हिस्ट्री की कोई बुक की, एक रीडिंग, है ना, एक सामान्य तौर पे हम पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम जिसको जो भी हमें एग्जाम देना हो, जैसे यूपीएससी देना है या मान लो यूपीपीएससी देना है, तो हम इसके पुराने पेपर उठा के देखेंगे, प्रीलिम्स के और मेंस के, दोनों के, प्रीलिम्स और मेंस के, है ना। अब हम जब पुराने पेपर इसके देखेंगे, मान लीजिए 10 साल के पेपर देखें, और 10 साल के पेपर हम करीब करीब 5-6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एक बार किताब पढ़ ली है। और हम जब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ना, तो हमें ये समझ में आ रहा होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिनर के दिमाग को अब पढ़ रहे हैं, और जैसे ही हम एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ेंगे तो अब क्या होगा, हम इसके बाद समझ जाएंगे कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे मान लो एग्जामिनर ने पूछा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किन महिलाओं का योगदान था, वर्णन करें। हाँ, तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि एग्जामिनर अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दक्षिण भारत के किन लोगों का योगदान था, चर्चा करें। अर्थात तो इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा वैश्वीकरण का महिलाओं पर प्रभाव, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि एग्जामिनर अगली बार ये भी पूछ सकता है कि वैश्वीकरण का भारत के आदिवासी समुदाय में क्या प्रभाव पड़ा, या भारत के पुरुषों में क्या प्रभाव पड़ा। तो आपने क्या किया, आपने एग्जामिनर के दिमाग को समझा ना, तो फिर आपके पास क्या हो गया, निश्चित हो गया कि यही क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही आप प्रीलिम्स में भी करोगे, तो उसके बाद आपको ये समझ में आने लगेगा, जब आप मॉक लगा लोगे, अर्थात जो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, जब उनकी आप एक समझ विकसित कर लोगे। अब चूंकि आप ये मत कहने लगना कि ये भी मैं बताऊं, ये समझ होगी जो आपको करनी ही होगी विकसित, है ना। देखिए ये आईएएस और पीसीएस की नौकरी है, कोई बाबू की तो है नहीं कि आप रट के चले जाओगे। इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी बेहतर करनी ही होगी। तो फिर आप जब ये देखोगे चीजें और समझोगे, तो फिर उसके बाद दोबारा उस बुक को पढ़ोगे, फिर उस बुक की पूरी रीडिंग करो, और जब दोबारा उस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये चीजें पता होने लगेंगी कि इस बुक में कहां कहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। और फिर जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे एक बार आ गया मान लीजिए क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा, तो अगली बार आप ये समझ जाओगे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप एक नोट क्या करोगे, अपने नोट्स बनाओगे, उसमें क्या कीवर्ड लिख लोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव हो सकता है ये बस, है ना। इस तरह उसमें मान लो आपको प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन पता चल रहा है कि प्रीलिम्स में कैसे पूछ रहा है, अगर वो पैटर्न आपको समझ में आ रहा है तो आप उसके हिसाब से पढ़ने लगोगे। तो इस तरह फिर जब आप किताब पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप पता, किताब बताएगी कि मेरे में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चनों को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ना, और बहुत शांति से दिमाग को बिल्कुल शांत करके। ऐसे ही आप ज्योग्राफी में करो, ऐसे ही पॉलिटी में करो, ऐसे ही सब सारे सब्जेक्ट में करो, है ना। तो इस तरह हमको करना होगा, इस तरह हमको चीज़ें पढ़नी है। मेरी पहली बात समझ में आ गई कि पढ़ने के लिए आपको पहले एक बार बुक की रीडिंग करनी है, उससे आपके पास एक सामान्य समझ होगी। फिर आपको पुराने पेपर सॉल्व करने हैं कई बार, उससे आपको ये पता चलेगा कि किताब से क्वेश्चन बनता कहाँ से है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो अब सवाल आया नोट्स कैसे बनाने, ये आप सब में अप्लाई करिएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में, ठीक। अब आपकी बात आई नोट्स कैसे बनाने। तो देखिए हर चीज का नोट्स नहीं बनाना। अब आप सोचोगे जो स्पेक्ट्रम है उसका नोट्स नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि खुद में नोट्स है। जैसे स्पेक्ट्रम खुद में एक प्रकार के नोट्स हैं, बस जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है या वही कहीं किताब में लिख देना है। देखिए नोट्स का काम क्या होता है, नोट्स का काम होता है रिवीजन करने के लिए, बस कम समय में, है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि एक बार जो नोट्स बन गया वो सफिशिएंट है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं उदाहरण देके, तो पहले मैं आप ये बता दूं, जैसे लक्ष्मीकांत है, अपने आप में वो नोट्स ही है, उसका पूरा कॉपी मत करो। हाँ कुछ चीजें आपको भूल सकती हैं, तो उन चीजों को कहीं लिख लो उसी बुक में, ताकि जब आप पढ़ो तो जल्दी जल्दी उसको देख लो, है ना। जैसे मान लो मुझे भूल जाता है कि जो लोक सभा स्पीकर है उसको हटाने में विशेष बहुमत की जरूरत होती है कि सामान्य बहुमत की। अब कितने भी लड़के जो लक्ष्मीकांत कई बार पढ़ा होगा वो भी कंफ्यूज हो गए होंगे अब।
तो ये चीज़ जब मुझे भूल जाती है तो मैंने कहा ऊपर ही लिख रखा है कि बहुमत विशेष, है ना, स्पीकर को हटाने के लिए, तो बस मैंने छोटे छोटे कीवर्ड में ऊपर लिख रखा है। तो जब मैं लक्ष्मीकांत का वो पेज पढ़ता हूँ ना, तो पूरा पेज नहीं पढ़ता मैं केवल उस हेडिंग को देख लेता हूँ, क्योंकि पूरे पेज की तो सभी बातें मुझे याद है, बस वो हेडिंग भूलती है। तो अब देखिए मेरा पूरा पेज पढ़ने में 15 मिनट लगता, लेकिन उसकी जगह कुछ सेकंड में काम हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें ऐसे करना होगा, ये होता है नोट्स का पर्पज। ठीक है, तो हमें नोट्स इस तरह बनाने होंगे कि पहली बात तो ये है आपको कि इन किताबों के नोट्स नहीं बनाने। लेकिन मान लो जैसे मैंने वो प्लासी से पार्टीशन तक बताया था आपको, वो पूरी किताब है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो जो जो की वर्ड है कॉन्सेप्ट के, है ना, जैसे मान लो उसमें कोई बहुत अच्छे लॉजिक दिए गए हैं, तो उन लॉजिक को, उन घटनाओं को, कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल को आप अलग से नोट्स कर लो। मतलब वो पूरी किताब आपको 2-3 पन्ने में कर लेनी है बस। अगर वो मान लो 2-3 पन्ने पढ़ा आपने तो पूरी किताब हो गई। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हो या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप शेखर चंद्रोपाध्याय की किताब पढ़ रहे हो, तो 90% या 80% बातें तो आप पहले ही पढ़ चुके। केवल आपको अब 10% बातें जो अलग हैं उसको निकालना है, तो उसको एक पेज में नोट कर लो और उसको बाद में पढ़ लेना। पूरी बुक हटा दो फिर बस, है ना। अब आपने एक बार पूरी शेखर वाली किताब पढ़ी, कहीं नोट नहीं किया और उसको फेंक दिया, रख दिया मान लीजिए, फिर बाद में क्या हुआ, 1 साल बाद आपको सब भूल गया, फिर आप उस बुक को पूरा पढ़ोगे, फिर उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसका एक पेज निकाल ले रहे हो पूरा क्रक्स करके, तो आपकी पूरी किताब केवल कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो जाएगी। तो हमें इस तरह पढ़ना है। प्लस जैसे ये मैंने आपको नोट्स का बता दिया कि हर चीज़ का नोट्स नहीं बनाना, लेकिन किसका बनाना है मैंने ये भी बता दिया, क्यों बनाना है ये भी बता दिया। समय बचेगा आपका, चीज़ें आपकी रिवाइज रहेंगी, वरना आप तो पढ़ते बहुत सारी किताबें हो पर एग्जाम के जाते समय कुछ नहीं रिवीजन रहता। अब देखिए नोट्स भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने नोट्स बनाया ज्योग्राफी के, ठीक, तो पहली बार मैंने एक, मान लो एक पेज है, ये 200 पेज की बुक है, अब इसका मैंने एक नोट्स बनाया और मान लो हो गया 50 पेज का, ठीक। ऐसा नहीं ये रहेगा, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें मुझे अब हमेशा के लिए याद हो गई, लेकिन कुछ बातें भूल भी रही होंगी, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज का एक और नोट्स बना लूँगा इसका, और ये पूरा चीज़ क्या हो गया, ये पूरा बेकार हो गया। अब यही 5 पेज मेरी ज्योग्राफी होगी बस। जब भी मैं मेंस देने जा रहा हूँ, मैं प्री देने जा रहा हूँ, तो इसी को पढ़ लूँगा बस। आप कभी देखिएगा प्री मेंस जब देने जाइएगा तो कुछ बच्चे केवल 1-2 पेज में पूरा पढ़ते रहते हैं, और आपको लगेगा इतनी किताबें होती हैं, ये 2-3 पेज में कैसे पढ़ ले रहा है सब। तो यही चीज़ें होती है, हेडिंग लिख लेते हैं बस, बाकी तो सब अंदर का पता ही है, ठीक है। तो इस तरह आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक। चलिए नोट्स बनाने के संबंध में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब नोट्स की बात ही चल रही है ना, तो नोट्स हमको कैसे बनाने हैं, इशू बेस। जैसे मान लो हमको क्या बनाना है, चुनाव सुधार में नोट्स बनाना है, तो आप क्या करोगे, जब चुनाव सुधार में अगर नोट्स बनाना है, तो आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मान लो कोई फैक्ट आ गया कि भारत में 80% जो चुनाव में पैसा आता है वो पता नहीं होता कहाँ से आता है, तो आप ये लिख लोगे, ठीक। जैसे आपको पता चल गया कि चुनाव में जो मतलब भारतीय चुनाव में महिलाएं केवल इतना % वोट देती हैं, आप ये फैक्ट लिख लोगे। फिर ये आपको पता चल गया कि चुनाव सुधार के संबंध में ये समिति बनी है, आप इसमें लिख लोगे, है ना। जितने भी इशू होंगे कि भारतीय चुनाव में ये समस्या है, क्योंकि चुनाव सुधार क्या है, हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसके बारे में 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज जो आपने रखे हैं उसी में लिखते जाओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा मटेरियल कलेक्ट होता जाएगा। अब पता चला एक रजिस्टर में एक फैक्ट लिखा है, दूसरे रजिस्टर में दूसरा फैक्ट लिखा है, जो आप कभी एक साथ पढ़ ही नहीं पाओगे, और चुनाव सुधार का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, आधा अधूरा लिख पाओगे, जबकि आपने पढ़ा बहुत कुछ था लेकिन आपको याद नहीं था। अगर आप हर जगह एक ही चीज़ मतलब हर चीज़ को एक जगह लिख रहे होगे, तो बस आपको यही पन्ना रिवाइज करना, पूरा चुनाव सुधार आपको याद हो जाएगा। जैसे मैंने पुलिस सुधार बताया था, आपको याद है। अब वो वीडियो जब मैंने बनाई थी तो केवल अपने नोट्स उठाए थे, आपको बता दिया, उस नोट्स में सब कुछ लिखा था मेरा पहले से। क्यों, क्योंकि मैंने जितने भी न्यूज़पेपर पढ़े, जितनी भी वीडियो देखी या जहाँ भी कुछ सुना, मैंने उसमें लिखता गया, है ना। मैं एक नॉर्मल डायरी लेके रखता हूँ, उसमें लिखता हूँ, और जब उस डायरी से टॉपिक वाइज सब में लिख देता हूँ जो मेरे सेक्शन रखे हुए हैं, ठीक। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक नोट्स बनाना है जो आपको इशू बेस बनाना है ना। तो एक नोट्स हो जाएगा इशू बेस का, एक हो जाएगा आपका सब्जेक्ट वाइज। अब जैसे हिस्ट्री का एक नोट्स अगर आपने बनाया है, तो अब एक घटना है, जैसे उस घटना के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख ली, है ना।
कितनी भी आप किताबें पढ़ोगे, अब कोई भी किताब पढ़ोगे तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक ही दो नई जानकारी मिलेगी, तो आप भारत छोड़ो आंदोलन के नीचे उसको लिख दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमको इस तरह नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए, नोट्स हो गया, किताबें हो गई, कैसे पढ़ना है ये हो गया। अब एक और जरूरी बात है पढ़ने के लिए कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर अभी मन में आपकी जा रहा होगा कि इतनी सारी किताबें पढ़नी है, क्या होगा, तो देखिए ये सबके मन में आ रहा होगा। कुछ लोग क्या होंगे जो शुरू ही नहीं करेंगे अपनी यात्रा, कुछ लोग होंगे जो बीच में आके फिर वापस हो जाएंगे, और कुछ लोग होंगे जो फाइनल तक टच करेंगे। तो इन दोनों की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अगर आपका ये नेचर है तो फिर ही आप जब वीडियो देखिए, वरना अगर ये दोनों नेचर हो तो रोक सकते हैं वीडियो को। और इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं कि जो लोग मुंबई से बिहार आए कोरोना के समय में, क्या उन्होंने ये सोचा था क्या कि इतनी दूर है कैसे चलेंगे? उन्होंने पहला कदम रखा, दूसरा कदम रखा, और कब पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला, है ना। अगर वो दिमाग में इतना सोचते ना तो कभी चल ही नहीं पाते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल चलना शुरू कर दिया। आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, पता नहीं चलेगा कब हो जाएगा। चूंकि अब आपका ही तो लक्ष्य है, आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो आपको खुशी होनी चाहिए ना। मजबूरी में कभी मत पढ़िएगा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप मजबूरी में या जबरदस्ती पढ़ रहे हो, तो शायद आप कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। किसी और के दबाव में पढ़ रहे हो ना, तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये आपका सपना है। अगर इसको पूरा करना है तो आपको करना है। अगर लाइट जाती है और आप ये खुश होते हो ना कि लाइट चली गई, अब तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, तो ये उन बच्चों के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो लाइट चली गई तो कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मोबाइल से टार्च जला के पढ़ते हैं, है ना। आप बहाने अगर बनाते हो तो ये आपके लिए नहीं है। किसी के दबाव में आके तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। इससे अच्छा आप अपनी जो दूसरी क्षमताएं हैं ना, उनका प्रयोग करिए। अगर आप अच्छा गा लेते हैं, अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खाना बना लेते हैं, तो आप उन सब में कुछ कोर्स करिए, तैयारी मत करिए। क्योंकि तैयारी करोगे होगा है नहीं सिलेक्शन, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ना। इससे अच्छा आप अपने इस उम्र को बर्बाद ना करें, जैसे जवानी कहते हैं। आराम से घूमिए, मस्ती करिए, क्योंकि अगर ये फिर आपने ये हुआ कि तैयारी आपको करनी नहीं थी, जबरदस्ती कर रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना। तो इसलिए अगर आपका मन हो तभी करिए। तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि शुरुआत करने के लिए डरिए मत, शुरू करिए, सब कुछ हो जाएगा 12 से 13 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 15 महीने में। ठीक, अब देखिए करना क्या है, हमको क्या करना है। सबसे पहले तो अपना एक टाइम टेबल बना लेना है। ये वाला टाइम टेबल नहीं है जो दीवारों में चिपकता है और या तो हर 3 दिन में बदल जाता है, ये वाला नहीं है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो आपका रोज भी नया हो सकता है या महीने भर में आप इसको बदल सकते हो। लेकिन हाँ, दिमाग में एक संरचना होनी चाहिए कि हमको आने वाले समय में कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या करोगे, ये मान लीजिए इतने महीने का प्लान बना रहे हैं हम। जैसे मान लो आपने कह दिया कि आपको हिस्ट्री रोज पढ़नी है, ठीक है, और 2 महीने में आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। फिर मान लीजिए 2 महीने में आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, 2 महीने में आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली। आपने ये सोचा, अभी मन में बनाया, अब आपने हिस्ट्री पढ़ना चालू किया। अब आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो एक तो पहली बार कोई एक सब्जेक्ट मत चुनना रोज, उसके साथ कुछ और भी पढ़ना, क्योंकि जब आप रोज हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। जैसे मान लो अब आपने ये डिसाइड कर दिया हिस्ट्री के साथ आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे, तो अब 5-6 घंटे आपने हिस्ट्री पढ़ी, 2-3 घंटे करंट अफेयर पढ़ा, है ना। करंट अफेयर मतलब कोई भी टॉपिक आप रोज अच्छे से पढ़ोगे। उसमें क्या होगा कि आप बोर नहीं होगे और रोज पढ़ोगे। पढ़ते समय याद रखिएगा कि आपको अगर 45 मिनट पढ़ना है तो 15 मिनट उसके बारे में सोचना और विचार करना है। जब तक आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे, तो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तो आपको उसके बारे में एनालिसिस करना है ना, और उसको अच्छे से समझना, उसके डायमेंशन खोलने। जैसे मान लो जलवायु परिवर्तन आया, आपने एक लाइन पढ़ी, किससे नुकसान होगा, तो आपने कहा इससे क्या नुकसान होगा, खेती खत्म होगी। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आना होगा कि अगर खेती खत्म हो जाएगी तो फिर महिलाओं का, पुरुषों के ऊपर क्या क्या अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा इसका पूरे परिवार में असर पड़ेगा। जब परिवार में कोई खराबी होती है तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा उसका बुरा असर पड़ता है। आप देखो कोरोना के समय में जब परिवार की आय बंद हो गई तो महिला हिंसा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब पति गुस्सा होता है तो महिला के ऊपर गुस्सा उतारता है ना। फिर आप ये भी कह सकते हो जब आदमी कमाएगा नहीं तो फिर वो क्या करेगा, गलत काम करने लगेगा, तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ जाएगा। फिर छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, है ना, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो देखिए जलवायु परिवर्तन से ये सब समस्याएं जुड़ गई। तो इस तरह आपको भी सोचना है ना, कि मान लो
कोई भी एक समस्या हो, उस समस्या की मल्टी डायमेंशन, हर एस्पेक्ट से आपको जोड़ना है, बैठे बैठे सोचो, कहानी में खो जाओ, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो इसी तरह आप सोचिएगा, फिर जब पूरा दिन में पढ़ लीजिएगा तो उसको रात में एक बार जरूर सोचिएगा। फिर जब मैंने यहाँ पढ़ लिया, मान लो 2 महीने में मेरा सारा कंप्लीट हो गया, तो अब जब पॉलिटी पढ़ रहे होगे ना आप, तो इस चीज़ को भूलना नहीं है। इसको एक समय निश्चित कर देना है कि पर डे उठ के हम अपना पुराना काम रिवाइज करेंगे, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी रिवीजन है। रीड तो करो लेकिन रिवीजन जरूर करो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो ये सब भूल जाएगा और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक। और देखिए यही सब लड़के कमियां करते हैं, तो वही आपको नहीं करना। फिर आप जब यहाँ पढ़ो तो आप और डिसाइड कर लो कि यहाँ पर ये पूरा रिवाइज करना है, और चूंकि आपके नोट्स बने थे और नोट्स बन गए और वही नोट्स अब छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि आप जब भी रिवाइज कर रहे हो आप उसको और छोटा करते जा रहे हो। तो इस तरह आपको पूरी पढ़ाई करनी है, शुरुआती है अभी। एक बार पूरा इस तरह तैयार कर लीजिए। पढ़ाई कैसे करनी है मैंने पहले बता दिया है कि एक बार पढ़ोगे, फिर उसके बाद पेपर लगाओगे, फिर उसके बाद फिर पढ़ोगे, फिर नोट्स बना लोगे। तो इस तरह आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना है। आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे और किस बात पे चर्चा करनी थी भाई, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ नोट्स बना लिया अपने, ठीक, कि मुझे ऐसी ऐसी चर्चा करनी है, तो क्या है, अब मेरी क्लास पूरी व्यवस्थित होगी, मैं भूलूंगा नहीं सभी टॉपिक। तो जैसे हमने क्या कर लिया, बुक्स लिस्ट हो गई, कैसे शुरुआत करी ये भी हो गया, नोट्स कैसे बनाए। अब बात है न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े। तो देखिए न्यूज़पेपर क्यों, कौन से पढ़ें, तो देखिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक। और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इंग्लिश अच्छी करने की कोशिश भी करें, ठीक। ऐसा मत बना ले दिमाग में कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सीखना ही होगा। प्लस आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें अच्छा पेपर है, क्वालिटी अच्छी है, खासकर हिंदी वालों के लिए। जनसत्ता भी आप पढ़ सकते हैं, उसका एडिटोरियल अच्छा आता है। देखिए पढ़ने के 2 फायदे होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के। पहला तो आपको एक भाषा में समझ बनती है, फिर आपको उसमें अच्छे वर्ड मिलते हैं। जैसे आप एक वर्ड देखो, हर जगह चाय की दुकान में अगर बात करोगे तो नोटबंदी यूज करते हैं। अगर आप कभी क्वेश्चन में नोटबंदी लिख के आ जाओगे ना, नोटबंदी, तो क्या होगा, आपके नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो शब्द नहीं है जो रियल में यूज करते हैं। विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, ये इसका शब्द है। पर ये शब्द आपको कैसे मिलेगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होगे ना किसी अच्छे लेखक के, तो कभी वो नोटबंदी यूज नहीं करेगा, वो विमुद्रीकरण लिखेगा, है ना। तो इस तरह आपको एक पढ़ना भी ऐसे है ना कि आप अच्छे बच्चे की तरह, कि आपकी लैंग्वेज ही अच्छी हो। तो लैंग्वेज कहाँ से परिष्कृत होगी, वो लैंग्वेज परिष्कृत होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से। जब आप पेपर पढ़ोगे उसमें अच्छे अच्छे वर्ड लिखे रहते हैं, अच्छे अच्छे डेटा आते हैं, तो आप क्या करोगे, उनको पढ़ोगे। तो सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़ने का 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको जानकारी मिलती है, फैक्ट मिलते हैं, फिर एक अच्छी समझ मिलती है, साथ में आपको अच्छे शब्द मिलते हैं, जिससे आपका शब्दकोश बेहतर होता है, शब्दकोश बेहतर होगा, ठीक है। जब आपका शब्दकोश बेहतर होगा तो आप क्या है, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दोगे, जो बहुत जरूरी है। तो इसलिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, आप जिस मीडियम से पेपर दे रहे हैं उसका। प्लस दूसरा फायदा क्या होता है न्यूज़पेपर से, कि समझ वाला। अब सवाल ये है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। तो देखिए न्यूज़पेपर में एक तो एडिटोरियल आते हैं, आपको जो भी यूपीएससी सिलेबस से रिलेवेंट लगे कि मैं इससे यूपीएससी सिलेबस को जोड़ सकता हूं, आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है ना। जैसे मान लो एक घटना आ रही है आपके लोकल न्यूज में कि आपके पास में आग लग गई, गाड़ी देर से पहुंची, है ना। जैसे मान लो आग लग गई, ठीक है, और वहां पर जो दमकल का वाहन था वो देर से पहुंचा, क्योंकि रोड ही नहीं थी चौड़ी। तो आप इसको दिमाग में तुरंत क्या करेंगे कि कभी भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में आया तो ये एग्जाम्पल लिख देंगे कि वर्तमान में जो नगरीकरण हो रहा है उसमें क्या है, गलियां इतनी छोटी हो गई हैं कि आपदा कोई आ जाए तो कोई व्यक्ति को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये हमने कहा, एक लोकल की न्यूज देखी, उससे एक तथ्य निकाला, तथ्य को हमने तर्क में बदला और अपने नोट्स बना लिए। तो हमारे नोट्स क्या हो जाएंगे, अपडेट होते रहेंगे। या मान लीजिए आपने एक नोट्स पढ़ा कि आपके गांव के एक लड़के ने पूरे तालाब को क्या कर दिया, सही कर दिया। मतलब आपके गांव में तालाब खराब था, उस लड़के ने रात दिन मेहनत करके उस तालाब की सफाई कर ली। आप इसको याद रखिए केस स्टडी के तौर पे, और आप कभी भी इसको यूपीएससी के पेपर में लिख सकते हो, है ना। तो आपको उदाहरण देखने हैं कई सारे, तभी तो आपका आंसर सुंदर बनेगा। तो इस तरह न्यूज़पेपर के आप कोई भी घटना हो उसको यूपीएससी सिलेबस से जोड़ो।
ये जोड़ना आपका काम है। सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है ना, मैंने उसकी आउटलाइन पूरी बता दी है, उसके बारे में जो माइन्यूट से वर्ड थे वो सब मैंने आपको PDF में अवेलेबल करा दिया है। उसको पढ़ो, कम से कम 5 बार तो पढ़ो पूरा सिलेबस, कि आपको हर चीज़ याद हो जाए। आपके आसपास कोई भी घटना हो रही हो तो आप उसको UPSC के सिलेबस से जोड़ पा रहे हो। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना, इसके नोट्स कैसे बनाने। नोट्स वही इशू बेस। अब चुनाव सुधार में अगर कोई एडिटोरियल निकला है और चुनाव सुधार पे आप पहले लिख चुके हो कुछ, तो बस उसमें कोई जो नई जानकारी है उसको ऐड कर दो। अब बात आते हैं गूगल में। देखिए आज की डेट में गूगल बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे मान लो आपके पास एक टॉपिक है एल नीनो। अब एल नीनो कहीं किताब में अच्छा नहीं मान लो आपको समझ में आ रहा, तो आप क्या करो, यूट्यूब में जाओ, एल नीनो UPSC डाल दो, एल नीनो IAS करके डाल दो, तो कई सारी वीडियो आ जाएंगी, हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी आपको अच्छा लगे उसको देख लो और उससे अपने नोट्स बना लो, है ना, या उसका स्क्रीनशॉट ले लो। या मान लो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको उसके बारे में, अब जैसे मान लो चुनाव सुधार ही पढ़ रहे हो, तो चुनाव सुधार जैसे आपने पढ़ा तो आप क्या करोगे, चुनाव सुधार के 1-2 एडिटोरियल पढ़ लो गूगल में सर्च करके और बाद में उसका नोट्स बना लो। आपका नोट्स परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, दूसरे बच्चों से बेहतर करना है। ये कंपटीशन है। अगर दूसरा बच्चा 70 नंबर ला रहा है तो आपको 71 नंबर लाना है ना। तो कैसे लाओगे, खुद को बेहतर करो। तो इस तरह आपको अपने नोट्स गूगल की मदद से बनाने। गूगल पे जब भी सर्च करो अंत में UPSC IAS जरूर लिख दो। उससे क्या होगा, इससे ही रिलेटेड मैटर आएगा आपके पास में। गूगल भी करो, जैसे मान लो हमें करना है नैनो टेक्नोलॉजी, तो आप डायल कर दो नैनो टेक्नोलॉजी UPSC, तो पूरे आ जाएंगे कई सारे, उसमें आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। अब रही बात कोचिंग की, तो देखिए कोचिंग, अगर पहली बात तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कोचिंग बहुत अनिवार्य है ना। तो पहली बात तो ये बांट ले, कोचिंग 2 तरह की होती है, एक होती है अच्छी, एक होती है बुरी, है ना। अब अच्छी और बुरी कोचिंग में अंतर आपको करना है। जहाँ से रिजल्ट आ रहा हो या आपको जिसकी पढ़ाई से ऐसा लग रहा हो कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो रही हो, वो अच्छी कोचिंग है ना। वो अच्छी कोचिंग नहीं है जहाँ बैठ के आपको अच्छी AC हो या अच्छा बात करने का माहौल हो वहाँ पर, या टीचर बहुत हंसी मजाक कर लेता हो, तो वो अच्छी कोचिंग नहीं है। अच्छी कोचिंग वो है जो आपको वर्तमान के एग्जाम के अनुसार तैयार कराए, है ना, आपको अंधेरे में ना रखे। पहली बात तो अच्छी बुरी कर लिया, ठीक है, और रिजल्ट भी देख लो आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि एक तो ये हो गया कोचिंग के बारे में, है, और बिना कोचिंग के भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो आज की डेट में। क्यों, क्योंकि यूट्यूब खुद में एक बहुत बड़ी कोचिंग है। आप कुछ भी सर्च करो उसके लिए 10 चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, पर आपको एक पर्सनल आपके पास ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि हर चीज़ आप पे फिट नहीं होती। आप अलग हो, आपके लिए हर चीज़ अलग होगी, और ये कोई अनुभवी व्यक्ति ही आपको बता सकता है, ठीक। तो आप उसका सहयोग ले सकते हो। एक ना एक कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। हाँ, धोखे में ना रखे कि आपको कहने नहीं तुम बिल्कुल सही चल रहे हो, चलते रहो, अब पता चला ऐसे ही आपको बर्बाद कर दे। आपको बुरा इसलिए नहीं केवल बोल रहा है क्योंकि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, तो आपको ये बात भी ध्यान देनी है ना। और वर्तमान में कई ऐसी जगह है जैसे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक। मैं ये बात स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें जैसे फ्री में पढ़ा तो रहे हैं आपको कई संस्थाएं, लेकिन वो इतना खराब पढ़ा रहे हैं कि वो आपका और फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप मत पढ़ो, अपने दिमाग में गंदगी मत भरो, वो ज़्यादा सही है। जब भी भरोगे कुछ अच्छा ही तो भरोगे, लेकिन अगर एक बार गंदगी भर गई तो फिर अच्छे आने की संभावना खत्म, है ना। तो इसलिए इस बात का भी बहुत ध्यान रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दिया करिए, ठीक। और ना आई हो तो आप पूछ लेंगे दोबारा, तो मैं फिर बताऊँगा, ठीक। बाकी पढ़ाई करिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। हाँ, अगर आपको और किसी क्षेत्र में जाना हो तो उस क्षेत्र में मेहनत करिए। मैं बार बार देखिए कभी भी पढ़ाई के लिए आपके ऊपर जोर नहीं डालता कि आप तैयारी ही करो सिविल सर्विस की। हर क्षेत्र में आप बेहतर हो सकते हो। आप चाहे पत्रकारिता कर लो, चाहे खिलाड़ी बन जाओ, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, बस आपको उसमें लगातार मेहनत करनी है, ठीक। धन्यवाद।